चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। नई दिल्ली से सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे पर पहुंचे हैं और नई दिल्ली से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान जारी किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद में पीएम मोदी ने की यूसीसी पर बात, 11 संकल्प देश के सामने रखे। उत्तराखंड पीएम मोदी के मार्गदर्शन से पहले ही यूसीसी का विधेयक कर चुका है पारित। आने वाले समय में यूसीसी की गंगा पूरा देश को देगी लाभ। जब संसद में पीएम मोदी अपनी बात रख रहे थे तब कांग्रेस के लोग तिलमिला रहे थे। कांग्रेस ने संसद में किया व्यवधान। कांग्रेस की जितनी निंदा की जाए उतनी कम। कांग्रेस ने देश के अंदर 60 सालों तक किया राज। 60 सालों में देश को पीछे धकेलना और संविधान का गला घोटने का किया काम। पीएम मोदी और एनडीए की संविधान के प्रति है आस्था। देश में संविधान को लागू करने का हर क्षेत्र में हो रहा है काम। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश के सामने यूसीसी की बात करी है और 11 संकल्प देश के सामने उन्होंने रखे हैं। निश्चित रूप से हमारा राज्य उत्तराखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पहले ही यूसीसी का विधेयक पारित कर चुका है और हम सौभाग्यशाली मानते हैं देवभूमि उत्तराखंड के लोग कि ये यूसीसी की जो गंगोत्री है, यूसीसी की गंगा है। जिस प्रकार देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये यूसीसी की गंगा भी पूरे देश को लाभ देगी आने वाले समय में। और कल हैरान करने वाली बात थी कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 75 वर्षों के गौरवशाली देश की यात्रा का वृतांत रख रहे थे, संसद के अंदर जब अपनी बात रख रहे थे, उस समय कांग्रेस के लोग इस प्रकार से तिलमिलाए थे, इस प्रकार से वो जो है संसद को डिस्टर्ब कर रहे थे। निश्चित रूप से उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि इन्होंने देश के अंदर 60 सालों तक राज किया है और देश के इन 60 सालों में इन्होंने देश को अनेक तरीके से पीछे धकेलने का काम किया, संविधान का गला घोटने का काम किया, देश की आत्मा को लहूलुहान करने का काम किया और इन्होंने देश के अंदर आपातकाल थोपने का काम किया। और आज ये संविधान को हाथ में लेकर दर्शाने का काम कर रहे हैं, दिखाने का काम कर रहे हैं। देश की जनता भली भांति जानती है। तो वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून निवासी और वर्तमान में मणिपुर में तैनात 49वीं बटालियन आईटीबीपी के जवान सुनील नाथ गोस्वामी के वीर गति प्राप्त होने पर उनके निजी आवास पहुंचकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करके अपनी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने परिवारजनों को ढांढस भी बंधाया और परिवारजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। गौरतलब है कि आईटीबीपी के जवान सुनील नाथ गोस्वामी मणिपुर में तैनात थे। बीते शुक्रवार को ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई थी। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras and so far so good. We really enjoy it and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है।
मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयु तरंगिणी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है डीएम समीन बंसल ने की अहम बैठक। राजस्व वसूली को लेकर हुई बैठक। उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों को दिए निर्देश। उप जिलाधिकारियों को मॉनिटरिंग करने के दिए निर्देश। तहसील स्तर पर सभी बड़े बकायेदारों से 15 जनवरी तक करे 100% वसूली, कहना डीएम का। राजस्व वसूली की अपेक्षित प्रगति के लिए छपो इश्तेहार। ग्राउंड स्तर पर करे कार्य। पब्लिक मनी की लूट कतई स्वीकार नहीं, कहना डीएम का। अभियान चलाकर सभी बड़े बकायेदारों से करे वसूली। जनमानस में सुशासन का जगता है विश्वास। तहसील स्तर पर राजस्व वसूली की करे समीक्षा। राजस्व वसूली को नाले हल्के में योजनाबद्ध ढंग से बढ़ाए वसूली। प्रभावी राजस्व नियंत्रण से बनती है डीएम व तहसीलदार की पहचान। और देहरादून से इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एसएसपी ने की है अहम बैठक। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बैठक की है। देहरादून के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी थाना और चौकी प्रभारियों को दिए निर्देश। बुजुर्ग व्यक्तियों के घर जाकर पूछे उनके हालचाल। सभी बैरियर पॉइंट पर नियमित रूप से एल्कोमीटर के साथ करे चेकिंग। यातायात और अपराध नियंत्रण की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर बढ़ाएं सीसीटीवी की संख्या। आमजन को सीसीटीवी के बारे में दे जानकारी। लोगों को सीसीटीवी लगवाने के लिए करे प्रेरित। शीतकालीन चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए थाना प्रभारी एक्शन प्लान करे तैयार। बाटाघाट, लाइब्रेरी चौक और चक्राता में खोले जाएंगे शीतकालीन पर्यटक सहायता बूथ। यात्रा के दौरान प्रवास स्थलों और यात्रा मार्गों पर नियुक्त करे पुलिस बल। यात्रा मार्गों पर चिन्हित पार्किंग स्थलों का करे निरीक्षण। आवश्यक बुनियादी व्यवस्थाएं रखे दुरुस्त। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर एसएसपी अजय सिंह ने बैठक की है। तस्वीरें देख सकते हैं बैठक की, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी थाना और चौकी प्रभारी जुड़े और उनको निर्देशित किया गया है। देहरादून के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। बुजुर्ग व्यक्तियों के हालचाल पूछे जाने को लेकर बैठक की गई है कि घर जाकर बुजुर्ग व्यक्तियों के हालचाल लेते रहें और सभी बैरियर पॉइंट पर नियमित रूप से एल्कोमीटर के साथ चेकिंग की जाए, ताकि कोई भी वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाता मिले तो उस पर कार्रवाई की जाए और जिससे हादसों पर लगाम लगाई जा सके। यातायात और अपराध नियंत्रण की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए। आमजन को भी सीसीटीवी के बारे में जानकारी दी जाए और साथ ही लोगों को सीसीटीवी लगवाने के बारे में प्रेरित करें, जिससे अपराध पर नियंत्रण लगाया जा सके। शीतकालीन चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए थाना प्रभारी एक्शन प्लान तैयार करें। बाटाघाट, लाइब्रेरी चौक और चक्राता में खोले जाएंगे शीतकालीन पर्यटक सहायता बूथ। यात्रा के दौरान प्रवास स्थलों और यात्रा मार्गों पर नियुक्त करें पुलिस बल। यात्रा मार्गों पर चिन्हित पार्किंग स्थलों का करें निरीक्षण। साथ ही आवश्यक बुनियादी व्यवस्थाएं रखें दुरुस्त। तो वहीं देश में लगातार साइबर फ्रॉड के खतरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पौड़ी पुलिस ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार साल 2024 में पौड़ी पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 72 मुकदमे दर्ज कर 58 ठगों पर पुलिस का एक्शन हुआ है। यही नहीं, पुलिस के ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की रकम भी पीड़ितों को वापस दिलाई है। 29 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि बाकी बचे ठगों को नोटिस देकर सीधे कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने साइबर ठगों के चंगुल से बचने के लिए लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी है। समय समय पर पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले टिप्स का पालन करने के लिए भी कहा गया है। तो पौड़ी से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर साइबर ठगों से बचाव को लेकर यहां पर अपील की गई है और साथ ही जिस तरह से देश में लगातार साइबर फ्रॉड बढ़ता जा रहा है,
जिसके खतरे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर पौड़ी पुलिस ने आंकड़े जारी किए हैं। साल 2024 में पौड़ी पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 72 मुकदमे दर्ज कर 58 ठगों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। यही नहीं, पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है साइबर पीड़ितों को वापस भी दिलवाई है। 29 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि बाकी बचे ठगों को नोटिस देकर सीधा कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने साइबर ठगों के चंगुल से बचने के लिए लोगों को जागरूक रहने की भी सलाह दी है। जनपद पौड़ी गढ़वाल की पुलिस के द्वारा लगातार फाइनेंशियल फ्रॉड व साइबर फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 72 मुकदमे वर्ष भर में पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें कुल 58 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और कुल 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि विक्टिम्स को वापस करवाई गई है। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल या साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी आप शिकायत 1930 के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य दें और निकटतम पुलिस स्टेशन में भी इसकी शिकायत अवश्य करवाएं। आप कभी किसी भी प्रकार की कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका सत्यापन अवश्य करवाएं और सत्यापन करवाने के उपरांत ही अपनी ट्रांजैक्शन को करें। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर उत्तराखंड के कई हिस्सों में उबाल। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में आरक्षण को लेकर उत्तराखंड के कई हिस्सों में उबाल देखने को मिल रहा है। आरक्षण में उलटफेर होने से प्रत्याशी हुए लामबंद, आरक्षण में बदलाव होने से बीजेपी कांग्रेस में प्रत्याशियों पर मंथन, तीर्थ नगरी जनमानस में मंत्री के खिलाफ रोष, आरक्षण में आपत्तियां करने का क्रम जारी। ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीनगर और रुड़की नियमावली के खिलाफ ले सकते हैं उच्च न्यायालय की शरण। क्या उच्च न्यायालय देगा राहत? करना होगा इंतजार। 7 दिनों में करनी होगी आपत्ति दर्ज। सुझावों और शिकायतों के बाद आरक्षण में लिया जाएगा अंतिम फैसला। आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं देहरादून से।
नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है जो आप तक पहुंचाई जा रही है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में आरक्षण को लेकर उत्तराखंड में कई जगह पर उबाल देखने को मिल रहा है। आरक्षण में उलटफेर होने से प्रत्याशी भी लामबंद हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तीर्थनगरी जनमानस में मंत्री के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। आरक्षण में बदलाव होने से बीजेपी कांग्रेस में प्रत्याशियों पर मंथन, आरक्षण में आपत्तियां करने का क्रम जारी। हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर और रुड़की नियमावली के खिलाफ ले सकते हैं उच्च न्यायालय की शरण। क्या उच्च न्यायालय देगा राहत? करना होगा इंतजार। 7 दिनों में करनी होगी आपत्ति दर्ज और सुझावों और शिकायतों के बाद आरक्षण में लिया जाएगा अंतिम फैसला। तो वही खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर कई जगहों पर उबाल देखने को मिल रहा है, कैसी स्थिति बनी हुई है और राजनीतिक गलियारों में क्या हालचाल है और लोगों में क्या कुछ देखा जा रहा है? हाँ संदीप, कहें तो कल आरक्षण जारी हो चुके हैं नगर निगम और नगर पंचायतों के, नगर पालिकाओं के मेयर सीट के लिए, अध्यक्षों के लिए और साथ ही वार्डों की लिस्ट भी लगभग जारी हो गई। वार्डों में जो आरक्षण होता है वो भी जिलाधिकारी ने जारी कर दिया। तो कुल मिला के कहें 7 दिन का इसमें आपत्ति का समय दिया गया है। 21 तारीख तक इसमें लोग आपत्ति अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं और वो शुरुआत भी हो गई। हम देख आरक्षण से, इस नियमावली से खुश नहीं है, जो सहमत नहीं है, वो लगातार अब आपत्तियां बना के अपने एडवोकेट से, अपने अन्य लोगों से, जो भी उनके सलाहकार हैं, वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। तो कुल मिला के अब कहें कि 1 हफ्ते तक ये आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया है और वो लोग लगातार आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। तो कुल मिला के कहें जो संज्ञान में आया है, कुल में हरिद्वार हो गया, रुड़की हो गया, ऋषिकेश है और श्रीनगर। फिलहाल हमें 4 निगमों की जानकारी मिली है कि यहाँ के लोग इस नियमावली को, जो नियमावली हुई है, जो जारी की गई थी आरक्षण को लेकर, उसके खिलाफ रोष है और सहमत नहीं है उस नियमावली से। तो माननीय उच्च न्यायालय का भी वो रुख कर सकते हैं और फिर जब माननीय उच्च न्यायालय का रुख करेंगे तो क्या उच्च न्यायालय उसमें इनको राहत देता है या नहीं। माननीय अदालत के उच्च हाईकोर्ट के कहने के जल्दी चुनाव हो तो राज्य सरकार चुनाव करा रही है। अब ये देखते हैं कि जो आपत्तियां दर्ज की जाएंगी और जो माननीय उच्च न्यायालय की ओर जो रुख कर रहे हैं उसमें कितना राहत और क्या न्यायालय उनको सुनता है और जो आपत्तियां डीएम के आगे और जो निदेशक शहरी विकास के आगे होनी है उसमें क्या कुछ होता है, इसका इंतजार करना होगा। तो कुल मिला के कहें कहीं ना कहीं उत्तराखंड की कई नगर पालिकाओं में, अगर नहीं पंचायतों में, कई निगमों में इस आरक्षण के प्रति कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है और जनमानस में भी कहीं ना कहीं जहां आरक्षण गलत हुए हैं, जो लोग नहीं चाहते थे कि आरक्षण हो इस प्रकार का, वहां जो आरक्षण हो गया है तो वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। पर हमें अभी 1 हफ्ते का और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आपत्तियां दर्ज हो रही हैं, विरोध दर्ज हो रहे हैं और संज्ञान में भी आ रहा है कि कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय को भी रुख कर रहे हैं। तो सबका इंतजार करना पड़ेगा क्या होता है, क्या माननीय न्यायालय में अगर जो जाएंगे वहां कोई उनको राहत नहीं मिलती और जो आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं वहां से भी उनको कोई राय नहीं मिलती तो फिर ये सेम माना जाएगा। पर अभी 1 हफ्ते इंतजार करना होगा, देखना है कि क्या कुछ जो आपत्तियां हो रही हैं, जो रुख कर रहे हैं माननीय न्यायालय का, उस क्या रुख में निकल के आता है, इसका इंतजार में है। पर कुल मिला के कहें कहीं उत्तराखंड के कई स्थानों में कहीं ना कहीं विरोध के स्वर इस आरक्षण को लेकर दिखाई दे रहे हैं। कमल, हमने देखा है कि ऋषिकेश और हरिद्वार जैसी 3 जो नगरियां कही जाती है वहां पर शुरू से ही आपत्तियां जताई जा रही थी। जब बातचीत थी, जब उस टाइम चल रहा था सब कुछ, तो उस टाइम भी साधु संत और लोग खासकर आरक्षण के विरोध में दिख रहे थे। सवाल यही है, जानना भी ये चाहेंगे कि आखिर क्यों ये लोग आरक्षण के विरोध में हैं। मुख्य मुद्दा तो विकास होना चाहिए, चुनाव चाहे कोई भी जीते, विकास सबसे अहम होता है। हाँ बिल्कुल संदीप, विकास सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन कहीं चीजें निकल के आती हैं क्योंकि जब आरक्षण होता है तो उसमें परसेंटेज के अधिकार पे आता है कि कौन सी एससी के लोग और एससी एसटी के लोग और अपर क्लास के लोग और जितने भी है वो कितने कितने परसेंटेज होते हैं, कितने वहां पर हैं, उस हिसाब से आरक्षण की स्थिति बनाई जाती है। पर कहीं ना कहीं जो नियमावली बनाई गई है, नई नियमावली है, उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं और किस हिसाब से आरक्षण नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। तो इस चीज को लेकर मैंने कहा ना, जो जानकार लोग हैं, जो राजनीतिक के लोग हैं, वो इस पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ।
तो इस चीज को भी लेकर आप देखते हैं जब चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से प्रशासक बैठे हुए हैं यहाँ पर नगर पालिका और नगर पंचायतों में और नगर निगमों में, तो लोग बहुत से लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक थे जो इस देख रहे थे कि ये चीजें हो सकती हैं अपने जानकारियों के अनुसार, अपने लोगों के अनुसार, लेकिन वो चीजें निकल के नहीं आई और कहीं जगह तो अप्रत्याशित आरक्षण को लेकर निर्णय हुए हैं। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं लोग विरोध करेंगे, क्योंकि जब कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है, लोगों का यही कहना था कि विरोध जरूर दर्ज होना है ताकि फिर चीजें ना हो। तो वही हम देख रहे हैं कि लोगों से जब लगातार हम बात कर रहे हैं, चाहे वो ऋषिकेश की बात है, चाहे वहां पर ऋषिकेश में हम दबी जुबान से जो हम देख रहे हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हैं, चाहे वो कोई भी लोग हैं, वो भी नहीं नजर आ रहे हैं और एक विरोध जो उनके हृदय में, जो मन में दिखाई दे, यह भी देखना होगा। पर कुल मिला के कहें, कहीं ना कहीं लोगों में एक क्या कहते हैं ना, लोगों के मन में, हृदय में, दबी जुबान में विरोध जरूर नजर आ रहा है और जिसी वही जानकारियां लेके हम लोगों से साझा कर रहे हैं। बिल्कुल कमल, ये तो बात थी लोगों के विरोध प्रदर्शन की। अगर अब बात करें राजनीति से जुड़ी पार्टियों की, तो उनमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि अभी तक जो उम्मीद लोग लगाए बैठे थे कि जिन्हें टिकट मिल सकती थी, जो दावेदारी भी पेश कर रहे थे, अगर आरक्षण यहाँ पे होता है ऐसे में, तो अब सारे समीकरण बदले जाएंगे, दोबारा से पार्टियों की मीटिंग बैठेगी, दोबारा से सारी चर्चाएं होंगी। तो क्या लगता है कि अभी पार्टियां 7 दिन का इंतजार करेंगी या फिर अपनी रणनीति अभी से बनानी शुरू करेंगी? नहीं, ये मैं कहता हूं कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो दल होता है उसको आइडिया रहता है कि कहां क्या आरक्षण होगा। उन्होंने अपनी तैयारियां मुकम्मल ही कर ली होंगी मुझे लगता है, पर यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रत्याशियों का चयन करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। छोटे चुनाव होते हैं, ये होते हैं। अब ये जो राजनीतिक पार्टियों की सिरदर्दी है, वो किसको दें, किसको नाराज करें, किसको ना दें, ये उनका सिरदर्द है। हम उसकी बात नहीं कर रहे। राजनीतिक पार्टी का जो भी होगा, एक को टिकट मिलना है, 6 नाराज होंगे, ये तो हमेशा, चाहे कोई भी चुनाव हो, ये हमेशा होता है। लेकिन जिन चीजों को लेकर, जिस नियमावली को लेकर, जिस आरक्षण को लेकर लोगों में विरोध दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं सत्ताधारी पार्टी में भी कहीं ना कहीं विरोध के स्वर दिख रहे हैं, पर नहीं दिख रहे हैं, पर अंदर कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कोई चीज सुलग रही है, वो हम देखने को मिल। क्या होता है हमें इसका इंतजार करना होगा। पर कहते हैं ना, मीडिया का एक यही होता है कि निर्भीकता से सच्चाई को, इस बात को रखे, और वही हम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई देश नहीं है, किसी से कोई भावना नहीं है, किसी से कोई हमारा शत्रु नहीं है, पर जो सच्चाई है वो हमारा काम दिखाना होता है और उसी को दिखाने के लिए हम लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल कमल, क्या लगता है कि लोगों की आपत्ति के बाद में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है कि जो फैसला लिया गया है उसमें उलटफेर किया जा सकता है? संभावना है क्या? मैंने कहा ना, ये काम हमें नहीं करना, ना हम इसमें कुछ कर सकते हैं। हम तो जो बातें है, जनमानस की जो बातें हैं, वो हम एक पब्लिक तक, लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारा ये विभाग का है, ये जो अब लड़ने चाह रहे हैं, जो आपत्ति दर्ज कर उनका काम है, और जो आपत्तियां सुनेंगे उनका काम है। मैंने कहा ना, हमें 1 हफ्ते का इंतजार करना होगा। उच्च न्यायालय को भी लेकर आपत्तियां जो जा रही हैं उनको भी लेकर जहां सुनवाई होगी, तब ताकि पूरी तस्वीर 21-22 तारीख को पूरी तस्वीर साफ होगी। क्या कुछ होता है, एटीज रहेगा, जो चीजें वही रहेंगी, या कहीं ना कहीं कोई बदलाव होता है। तो अभी आपत्तियों का दौर शुरू हुआ है, लोगों ने लगानी शुरू करी है। हम स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं लगातार, और जो लोगों को बताया गया है कि कुछ लोग न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, उस सब चीज का इंतजार करना होगा। जो कुछ होगा वो तस्वीर सब सामने होगी और वो दर्शकों को हम बताते रहेंगे। तो अगर अब चुनावों की बात करें, तो जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि 15 से 20 जनवरी के बीच में चुनाव हो सकते हैं, और जल्द ही उम्मीद ये भी लगाई जा रही थी कि यहाँ पर सारा शेड्यूल जारी किया जा सकता है, क्या उसमें भी अब आगे टाइमिंग बढ़ सकता है? क्योंकि अभी 7 दिन तो यहाँ पे लगने हैं, उसके बाद ही कुछ फैसला होगा, उसके बाद ही जो है अब टाइमिंग शेड्यूल जो भी है वो सामने निकल कर आएगा। हाँ, अगर कहें तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, माने उच्च न्यायालय का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं रहा, सब ठीक ठाक ऐसे ही चलता रहा, तो मुझे लगता है अगले 7 दिन में जो सुनवाई होनी है, उसके बाद 1 आध दिन में आपत्तियां निस्तारण कर दी जाएंगी। और मुझे लगता है 22-23 तारीख को कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम जो है, अधिसूचना जारी हो जाएगी और चुनाव का, इलेक्शन का काम शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है ये 20 जनवरी से पहले कभी भी चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल ये रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे आज से। चलिए माफ कीजिए, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।